मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले चर्चाओं में हमने प्रधानमंत्री के बारे में सामान्य जानकारियां प्राप्त की थी और प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ राजनीतिक घटनाओं का भी जिक्र किया था। तो प्रधानमंत्री क्या है और उसके पद पर नियुक्ति किन किन प्रकारों से अभी तक हुई है, प्रधानमंत्रियों ने किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया है और किस प्रकार से देश का संचालन किया है, ये हमने सामान्य रूप में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं उसके बारे में विचार करेंगे। प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में संविधान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में अवश्य ही अनुच्छेद 78 में 2-3 बातें उल्लिखित है। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रशासन संबंधी एवं विधायन संबंधी प्रस्तावनाओं के बारे में मंत्रिमंडल के निश्चय के बारे में राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। मतलब कार्यपालिका के शासन के बारे में या शासन प्रशासन के बारे में और विधायिका में कौन कौन से विधेयक पेश किए जाने हैं, किन किन कानूनों को पारित करने का प्रयास किया जाएगा और इसके बारे में मंत्रिपरिषद का जो निश्चय है, जो निर्णय है, उसके बारे में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सूचित करेगा। दूसरा है, इन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति या किसी भी विषय पर राष्ट्रपति जो जानकारी प्रधानमंत्री से मांगेगा, प्रधानमंत्री वह जानकारी राष्ट्रपति को देगा। और तीसरा कर्तव्य है प्रधानमंत्री का कि यदि कोई निर्णय किसी मंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर ले लिया है तो उस निर्णय के बारे में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पुनर्विचार के लिए कहेगा। मतलब मंत्रिपरिषद किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय पर विचार करके राष्ट्रपति को परामर्श देगा। तो ये 3 कर्तव्य हैं प्रधानमंत्री के। इसके अलावा शक्तियों के बारे में, कार्यों के बारे में संविधान में कुछ भी उल्लिखित नहीं है। लेकिन चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद वास्तविक शासक होता है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। इसलिए प्रधानमंत्री की कुछ विशेष शक्तियां सामने आती है। मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और भी कई चीजें हैं। देखें प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां हैं। इसमें सबसे पहले है मंत्रिमंडलीय शक्ति। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के बारे में सहायता तथा सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार काम करेगा। इसके बाद 44वां संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहेगा और पुनर्विचार के बाद जो उसको परामर्श मिलेगा तो राष्ट्रपति उसके अनुसार कार्य करेगा। इतना ही है। तो जहां तक प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडलीय शक्ति के बारे में प्रश्न है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। वह मंत्रिमंडल के बारे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश होता है। ब्रह्मा के रूप में वह मंत्रिपरिषद का सृजन करता है, निर्माण करता है, उसका संचालन करता है विष्णु के रूप में, और महेश्वर के रूप में, शिव शंकर के रूप में उसका संहार करता है। मतलब मंत्रियों की नियुक्ति करना, मंत्रिमंडल का संचालन करना और मंत्रियों को पदच्युत करना, ये तीनों शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में निहित होती हैं। तो प्रधानमंत्री जब कभी भी अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, वह यह देखता है कि दल के जितने भी मुख्य सदस्य हैं, मुख्य नेता हैं, ये सब मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो जाए, मंत्रिमंडल में आ जाए। पूरे देश का प्रतिनिधित्व करना होता है मंत्रिमंडल में। तो देश के किसी भी भाग
कोई भी विभाग का व्यक्ति मंत्री परिषद में आने से छूट न जाए, प्रधानमंत्री यह तय करता है। और जिन लोगों ने, जिन दल के नेताओं ने चुनाव जीतने में दल को पूरा सहयोग किया है, दल का नेतृत्व किया है, ऐसे लोग भी मंत्री परिषद में आने से छूट न पाए। तो इन सभी चीजों का प्रधानमंत्री ध्यान में रखते हुए अपने मंत्री परिषद का निर्माण करता है। लेकिन इसके बारे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। उस पर किसी भी प्रकार का बाह्य दबाव या किसी व्यक्ति विशेष का दबाव नहीं हो सकता। यहां तक कि राष्ट्रपति भी मंत्री परिषद में किसको रखा जाए किसको नहीं, इसके बारे में प्रधानमंत्री को दबाव नहीं डाल सकता। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के निर्माण के बारे में सर्वोच्च होता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता। फिर इन मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया जाए अथवा किसके विभाग में परिवर्तन किया जाए, कब परिवर्तन किया जाए, ये सब चीजें प्रधानमंत्री ही तय करता है। उनके कार्यों का निरीक्षण करता है और उनको आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करता है। और इसके बाद यदि किसी मंत्री को पद से हटाना हुआ तो वह इसमें देर नहीं करता, तत्काल किसी भी मंत्री को वह राष्ट्रपति से कह करके बर्खास्त कर सकता है। इसके बारे में एक सबसे बढ़िया आपको उदाहरण देता हूं। 1973 की बात है। 1973-74 की बात है। मोहन धारिया एक मंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी के कैबिनेट में। उस समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अनेक स्थानों पर आंदोलन वगैरह हो रहे थे, प्रदर्शन वगैरह हो रहे थे। तो मोहन धारिया ने एक बार प्रेस सम्मेलन में कहा, पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा या किसी जगह पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि सरकार को जेपी से बात करनी चाहिए, जबकि श्रीमती गांधी इसके सर्वथा विरुद्ध थी। और यह सरकार की नीति नहीं रही कि यह सरकार की नीति भी नहीं थी कि श्रीमती की सरकार ऐसे आंदोलनकारियों से वार्ता करी। जैसे श्रीमती गांधी को सूचना मिली कि मोहन धारिया ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, 2 घंटे के अंदर श्रीमती गांधी ने मोहन धारिया को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। तो प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को किसी भी समय किसी भी कारण से या बिना किसी कारण के पद से हटा सकता है। इसके बारे में उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। और वस्तुतः प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ एक टीम के रूप में काम करता है। प्रधानमंत्री को इन मंत्रियों से काम लेना होता है, तो उसकी इतनी मर्जी अवश्य होनी चाहिए कि वह जिन लोगों पर विश्वास करता है, ऐसे विश्वसनीय लोगों को ही वह अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करे। प्रधानमंत्री असहाय नहीं होता, वह चाहे तो इसका प्रयोग कर सकता है। और हमारे देश के कई प्रधानमंत्रियों ने इसका पूरा प्रयोग किया है। इसके बाद विभागों का बंटवारा, फिर बैठक। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल की बैठक कब बुलाई जाए यह वही तय करता है, कहां पर बुलाई जाए वो भी यही तय करता है। उस बैठक की अध्यक्षता करता है और वहां पर विभिन्न विषयों पर चर्चा विचार विमर्श होता है। और ऐसे निर्णय लेते समय प्रधानमंत्री के विचारों का, उसके व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव मंत्रिमंडल के निर्णय पर पड़ता है। मोहम्मद करीम छागला ने एक पुस्तक लिखी, रोसेस इन दिसंबर। उस पुस्तक में वे छागला लिखते हैं कि मैं पंडित नेहरू, शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी तीनों मंत्रिमंडल में रहा। तो अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि पंडित नेहरू जब कभी भी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते थे तो मंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच कुछ मतभेद हो जाते थे कई अवसरों पर। तो जब पंडित नेहरू के विरुद्ध कोई बात होती थी
तो एकदम से चिड़चिड़ आ जाते थे, लेकिन उनको फिर समझा बुझा करके मना लिया जाता था, मान लेते थे। शास्त्री जी के मंत्रिमंडल की जब भी बैठक होती थी, वहां पर यदि प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध कोई प्रस्ताव आता था या किसी प्रस्ताव पर निर्णय प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध होने वाली होती थी, तो शास्त्री जी कहते थे कि ठीक है, देख लीजिए, आप लोग भी समझदार हैं और जिम्मेदार हैं, विचार कर लीजिए, आपको जो पसंद होगा मैं भी उसको स्वीकार कर लूंगा। श्रीमती गांधी के मंत्रिमंडल में जब बैठक होती थी, तो श्रीमती गांधी किसी विषय पर चर्चा शुरू होते ही या उस विषय को चर्चा के लिए प्रस्तुत करते ही वो अपनी मन की बात, अपनी इच्छा सबसे पहले प्रकट कर देती थी और वहां पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक स्वर से श्रीमती गांधी के निर्णय पर अपनी मुहर लगा देते थे। तो वहां पर कोई डिस्कशंस नहीं होते थे। तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव मंत्रिमंडल के निर्णयों पर पड़ता है। फिर आगे समन्वय, वह विभिन्न मंत्रियों के बीच कार्यों का समन्वय करता है। हो सकता है मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे सदस्य हों जिनके बीच कुछ मतभेद हों, अलग अलग गुट के लोग मंत्रिमंडल में हों, तो यह संभव है कि दो मंत्रियों या दो से अधिक मंत्रियों के बीच किसी विषय को लेकर के मतभेद हो जाए। तो ऐसे मतभेदों को दूर करने का काम प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री की बात को दोनों तीनों सभी मंत्री चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, कोई तर्क वितर्क नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि यदि प्रधानमंत्री से तर्क वितर्क करेंगे तो इसका परिणाम यही होगा कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। फिर वह एक कड़ी के रूप में काम करता है। मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच प्रधानमंत्री एक कड़ी के रूप में काम करता है। मंत्री परिषद की बैठक में एक बात ध्यान रखने योग्य है, यहाँ पर मंत्रिमंडल मंत्री परिषद बार बार आ रहा है, तो पूरे मंत्री परिषद की बैठक कभी भी सामान्यतया नहीं बुलाई जाती। जो भी निर्णय होता है मंत्रिमंडल के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। मंत्रिमंडल में लगभग 20-25 सदस्य होते हैं और ये सभी मंत्रिमंडल के, जिसे कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट में 20-25 सदस्य होते हैं और यही 20-25 सदस्य प्रधानमंत्री के साथ मिलकर देश की आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्माण करते हैं। इन्हीं की मर्जी पूरे देश में चलती है, ये जैसा चाहे वैसा निर्णय लेता है। तो मंत्रिमंडल की ही बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक में ही सभी निर्णय लिए जाते हैं और इस मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों को वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जाकर के संसूचित करता है, कम्युनिकेट करता है, पूरी बातें बताता है कि हमारे मंत्रिमंडल ने ऐसा ऐसा निर्णय लिया है। तो वह एक कड़ी के रूप में काम करता है और इस प्रकार से वह मंत्रिमंडल का या सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। उसने जो बात कह दी उसी को ही सरकार की नीति मानी जाती है और उसके अनुसार सरकार का संचालन होता है। मंत्रियों के द्वारा जो वक्तव्य जारी किए जाते हैं, मान लीजिए उसके बारे में कोई मतभेद हो गया या कुछ ऐसी बातें या गलतफहमी उत्पन्न हो गई, तो प्रधानमंत्री इस प्रकार की गलतफहमियों को दूर करता है और शासन का जो वास्तविक नीति है उसको वह अभिव्यक्त करता है। ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच मतभेद थे और राजीव गांधी पूरी सूचना न तो राष्ट्रपति को जाकर देते थे, न ही राष्ट्रपति के द्वारा मांगे जाने पर भी सूचना उनको प्रदान की जाती थी। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह ने पूरा संयम से काम लिया, उनको लिमिट, उनको अपनी सीमा पता थी, इसलिए उन्होंने कोई भी गंभीर कदम नहीं उठाया। एक मजे की बात हुई ज्ञानी जैल सिंह के साथ। ज्ञानी जैल सिंह 1985-86 के आसपास रायपुर आए हुए थे। तो रायपुर में पत्रकारों ने उनसे अनुरोध किया कि हम कुछ बात करना चाहते हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा, कौन प्रधान के राष्ट्रपति भारत में संवैधानिक प्रमुख होता है और वह कभी भी प्रेस सम्मेलन को संबोधित नहीं कर सकता। लेकिन इतना सुन लीजिए, कौन कहता है बात नहीं होती, बात होती है,
कौन कहता है मुलाकात नहीं होती? मुलाकात होती है, बात नहीं होती। कौन कहता है बात नहीं होती? बात आंखें मिली और बातें हो गई। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री, इस प्रकार से राष्ट्रपति कभी भी प्रेस सम्मेलन को संबोधित नहीं करता, क्योंकि उसके द्वारा किए गए जो भी कार्य है ये सब मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए कार्य हैं। अब इसके बाद दूसरा है लोकसभा का नेता। वह लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल मतलब एक ऐसा दल जिसे आम निर्वाचन में लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें मिली हुई हैं। मतलब कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर कहें तो उसे देश के बहुमत दल का नेता माना जाता है। जब वह लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है, स्वाभाविक है वह लोकसभा का भी नेतृत्व करता है। लोकसभा में उसके द्वारा जो भी वक्तव्य दिए जाते हैं उसे शासन की नीति माना जाता है। वह सरकार का अंतिम प्रवक्ता माना जाता है और लोकसभा को भंग करने के लिए वह राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। इसके बारे में संविधान विशेषज्ञों के बीच मतभेद है कि क्या प्रधानमंत्री के परामर्श देने पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है या अपने विवेक का प्रयोग करते हुए भी राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। इसके बारे में मतभेद हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नहीं, राष्ट्रपति ऐसी स्थिति आने पर अपनी इच्छा से भी लोकसभा को विघटित कर सकता है। दोनों ही बातें, दोनों ही घटनाएं भारत में संपन्न हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया जा सका है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति भंग करेगा या राष्ट्रपति स्वविवेक का भी प्रयोग कर सकता है। हमने राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों के अधीन इस पर भी चर्चा की थी कि वह लोकसभा को अपने विवेक से भंग भी कर सकता है। यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया, वह बहुमत साबित नहीं कर पाया और भी संभावनाओं को देखा गया, संभावनाएं इस बात की बनी कि लोकसभा में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलना मुश्किल है या किसी भी एक समूह को स्पष्ट बहुमत का समर्थन या लोकसभा के बहुमत दल का समर्थन मिलना मुश्किल है। जब इस बात की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, जब किसी भी नए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना संभव नहीं होता, तब राष्ट्रपति के पास लोकसभा को विघटित करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। तो इसका यह विवेकी स्वविवेकी शक्ति हो सकती है। फिर राष्ट्र का नेता, प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होता है। नेतृत्व के मामले में देख लीजिए, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो अथवा वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। वह जब कभी भी किसी भी क्षेत्र के दौरे पर जाता है तो वह किसी दल का नेता नहीं होता, वह मंत्रिमंडल का मुखिया नहीं होता, अपितु वह राष्ट्र का नेता के रूप में बात करता है और उसको राष्ट्र के नेता के रूप में ही परिगणित किया जाना चाहिए। संपूर्ण देश विशेष करके संकट काल में उसके नेतृत्व की ओर ताकते रहता है। देखें वह किस प्रकार से नीति बनाता है, किस प्रकार से वह संकट से देश की रक्षा करता है। इस प्रकार से वह राष्ट्र का एक छत्र नेता होता है। राष्ट्रपति देश का नेता नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का नेता होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही वास्तविक शासक होता है। फिर वैदेशिक शक्तियां, जहां तक वैदेशिक शक्तियों का प्रश्न है, विदेश मंत्री अलग होता है, विदेश मंत्री मंत्रिमंडल में होता है और विदेश मंत्री ही सभी प्रकार की नीतियों का प्रायः निर्माण करता है, लेकिन प्रत्येक वैदेशिक नीति पर प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष नजर रहता है। प्रत्येक नीति के बारे में प्रधानमंत्री की स्वीकृति आवश्यक होती है। अभी पिछले दिनों एससीओ की बैठक हुई थी, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक गोवा में हुई थी। बिलावल पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो आए हुए थे सम्मेलन में भाग लेने के लिए।
जयशंकर, हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया और बिल्कुल खरी खरी बातें सुनाई कि आतंकवादी राष्ट्र या आतंकवादियों का समर्थन करने वाले और आतंकवाद को झेलने वाले आप एक साथ बैठकर बात नहीं कर सकते। और जब पत्रकारों ने पूछा कि पाकिस्तान से आप क्या 1 to 1 बात करेंगे, आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो जयशंकर ने स्पष्ट कह दिया कि ये एससीओ की बैठक है, ये 1 to 1 बात करने की जगह नहीं है। तो इतनी खरी खरी बात यदि एक विदेश मंत्री करता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का निर्देश होता है कि खरी खरी सुनाइए। आप अकेले विदेश मंत्री अपने दम पर ऐसी बातें नहीं करता। जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो जयशंकर अमेरिका गए थे। अमेरिका में पत्रकारों ने पूछा कि आपने रूस से बड़े पैमाने पर तेल के व्यापार के बारे में आपने संधि की है। जयशंकर ने वहीं पर खड़े खड़े बोल दिया था अमेरिका को। आज तक अमेरिका को ऐसा जवाब नहीं मिला था। जयशंकर ने कहा था कि भारत 1 साल में जितना तेल खरीदेगा उतना तेल यूरोप के राष्ट्र दोपहर तक, एक दिन में दोपहर तक खरीद लेते हैं। ऐसी खरी खरी बातें केवल वर्तमान में भारत ही कर सकता है। एक साथ वह रूस और अमेरिका जैसे 2 प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना कर सकता है। तो विदेश नीति का निर्माण, उसका संचालन, उसका नियंत्रण, निर्देशन, ये सब काम प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। और प्रधानमंत्री का वर्तमान व्यक्तित्व, अभी आप दुनिया भर में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें भारत की जो स्थिति अभी वर्तमान समय प्रकट हो रही है, इसे आप खुद अनुभव करते होंगे। अभी G20 का एक शिखर सम्मेलन होने वाला है। शिखर सम्मेलन का मतलब होता है जब किसी सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। शिखर के नेता जब भाग लेते हैं तो उसे शिखर सम्मेलन कहते हैं, समिट कॉन्फ्रेंस इसी को कहते हैं। तो अभी शिखर सम्मेलन होने वाला सितंबर में और उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। देख लीजिए पूरे भारत में आज की तारीख में कहीं पर भी कोई सम्मेलन होता है उसमें भारत के नेतृत्व की ओर सबकी निगाहें रहती हैं। तो ये प्रधानमंत्री व्यक्तित्व का ही परिणाम है। किसी जमाने में विशेष करके 1947 से लेकर के 1955-56 तक पूरी दुनिया पंडित नेहरू की बातों को इसी प्रकार से सुना करती थी। और जब बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में, हिरेन मुखर्जी कहते हैं बांडुंग सम्मेलन पंडित नेहरू के व्यक्तित्व की ऊंचाई की पराकाष्ठा थी। और उसके बाद धीरे धीरे करके पंडित नेहरू का व्यक्तित्व इतना डाउन हुआ कि आखिरकार 1962 की चीनी युद्ध ने पूरे उनके व्यक्तित्व को ही समाप्त कर दिया। तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री की वैदेशिक शक्तियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और अंतिम है आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल में पूरा राष्ट्र प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की ओर नजर टिकाए रखता है कि देखें हमारा प्रधानमंत्री, हमारे देश का शासक किस प्रकार से काम करेगा। एक समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था, चैम्बरलेन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। चैम्बरलेन ने हिटलर के सामने घुटने टेकने की नीति अपनाई। ब्रिटिश संसद ने उसे पसंद नहीं किया। चैम्बरलेन को हटाया गया, विंस्टन चर्चिल को बुलाया गया, विंस्टन चर्चिल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और वही विंस्टन चर्चिल ने हिटलर के सामने घुटना टेकना तो दूर, छाती ठोक करके उसने ललकारा था। और उस समय जब विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बना, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, तब उसके नेतृत्व की ओर पूरे ब्रिटिश जनता की निगाहें रखी थी। और वह जब अपनी ओजस्वी वाणी से पूरे देश की जनता को आह्वान करता था तो पूरे अंग्रेज एक स्वर से विंस्टन चर्चिल की वाहवाही करते थे और विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व को पूरा सहयोग करते थे। तो आपातकाल में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की परीक्षा होती है कि वह कितना सक्षम है देश को संकट से उबारने के लिए, संकट से बाहर करने के लिए। तो ये प्रधानमंत्री की विभिन्न शक्तियां हैं। जहां तक उसकी स्थिति का प्रश्न है,
तो इसके बारे में दो अंग्रेज लेखकों का कथन यहां पर उद्धृत किया जा सकता है। पहला कथन है लॉर्ड ऑक्सफोर्ड का। लॉर्ड ऑक्सफोर्ड कहता है कि प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा उस पद का अधिकारी उसे बनाना चाहता है। बहुत शानदार बात कही। जैसा व्यक्तित्व होगा प्रधानमंत्री का, उसका पद भी उसी प्रकार का हो जाएगा। और देखिएगा, किसी जमाने में लॉर्ड मार्ले 1909 में भारत सचिव था। जब अंग्रेजों का शासनकाल था उस समय भारत मंत्री या भारत सचिव था लॉर्ड मार्ले कहता है कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है, फर्स्ट एमंग इक्वल्स। रॉबर्ट वालपाल भी अपने आप को फर्स्ट मिनिस्टर कहा करता था। बीकन्सफील्ड ऐसा पहला व्यक्ति था जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था। तो ये जमाना गया जब प्रधानमंत्री फर्स्ट मिनिस्टर हुआ करता था या समकक्षों में प्रथम हुआ करता था। आज तो प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसके चारों ओर पूरे देश का शासन चक्कर लगाते रहता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यही बात कही जाती है। जेनिंग्स कहता है कि प्रधानमंत्री वह सूर्य है जिसके चारों ओर सभी ग्रह नक्षत्र चक्कर लगाते रहते हैं। एक और विचारक कहता है कि प्रधानमंत्री राजरूपी जहाज का परिचालक है और पूरा मंत्रिमंडल परिचालक यंत्र है। मतलब स्टीयरिंग पूरा मंत्री परिषद है और स्टीयर्स मैन मतलब उसको चलाने वाला प्रधानमंत्री होता है। और फाइनल अंतिम रूप में कहते हैं कि वह जीन पर दृढ़ता से अवस्थित है। जीन मतलब जब घोड़े में कोई आदमी सवार होता है तो वो दोनों पैरों को टिकाता है, उस दोनों पैरों को जिसमें टिकाता है उसको जीन कहते हैं। तो फाइनल कहता है कि वह जीन पर दृढ़ता से अवस्थित है, लेकिन वह भाड़े के टट्टू के समान लुढ़काने वाला है या सेना के घुड़दौड़ के लायक है या कंपटीशन करने के लिए घुड़दौड़ के लायक है। यह उसके व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता है। उसका जैसा व्यक्तित्व होगा प्रधानमंत्री का पद भी वैसा ही बन जाएगा। एक बात और, क्या प्रधानमंत्री को तानाशाह होना चाहिए? इसके बारे में एक बात स्पष्ट है कि कोई भी प्रशासक लोकप्रिय नहीं हो सकता और कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति अच्छा प्रशासक नहीं हो सकता। जब तक प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं होगा तब तक देश का शासन अच्छी तरह से नहीं चल सकता। इसलिए प्रधानमंत्री को शक्तियों के बारे में, आदेशों निर्देशों के बारे में तानाशाह होना चाहिए। यह है भारत में प्रधानमंत्री का पद। इसी के साथ प्रधानमंत्री का यह अध्याय समाप्त हुआ। आगे फिर चलेंगे संसद की ओर। आपको धन्यवाद।